मैं दीपक शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी आवेश के गुणों के बारे में, और हमने आवेश के दो गुण के बारे में बात की थी। एक आवेश की योज्यता के बारे में और एक हमने बात की थी आवेश के संरक्षण के बारे में। हमने कहा था कि आवेश योज्यता का गुण रखता है, मतलब किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है वह उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात हम आवेशों को वास्तविक संख्याओं की तरह जोड़ सकते हैं। और मैंने बताया था जब हमें आवेशों को जोड़ते हैं तो हम उचित चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगर धन आवेश है तो हम उसके सामने प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और ऋण आवेश है तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। यदि किसी निकाय पर कुल आवेश 0 है तो हम उस निकाय को, या मैं कहूं उस निकाय पर कुल आवेश 0 होता है, इसलिए हम उसे उदासीन कहते हैं। उसके बाद में हमने बात की आवेश के संरक्षण नियम के बारे में कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। अर्थात आवेश को हमें न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े, अच्छे से समझा, और मैंने बात बताई थी कि जो हमारे पास में आवेश संरक्षण का जो नियम है वो स्थिर और गतिशील दोनों प्रकार के आवेशों पर लागू होता है। इसका कोई अपवाद भी नहीं है। और यह नियम सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और यह नियम जो नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं उनके अंदर भी क्या होता है? लागू होता है। क्लियर ये बात? आज हम इस क्लास के अंदर बच्चों बात करेंगे एक बहुत अच्छा गुण है आवेश का, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो जो वैद्युत आवेश का जो क्वांटीकरण था, इसका सुझाव किसने दिया था? याद रखिएगा, इस वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का जो सुझाव था वो सुझाव किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। याद रखिएगा, सुझाव किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। लेकिन इसका प्रायोगिक सत्यापन और इसके बारे में सारी डिटेल जो बात बताई थी, सत्यापन, इसका जो प्रायोगिक रूप से सत्यापित करके, एक्सपेरिमेंट करके किसने बताया था? वो वैज्ञानिक थे R.A. मिलिकन, रॉबर्ट ए मिलिकन, एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1912 में ये बात बताई थी। और इन्होंने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग का नाम बच्चों क्या है? आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में। नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। तेल बूंद प्रयोग, ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। और इस प्रयोग से R.A. मिलिकन ने इस प्रयोग से एक बात बताई, और प्रयोग इन्होंने किया था तेल बूंद प्रयोग बच्चों। और इस प्रयोग से इन्होंने एक बात क्या बताई कि अगर आवेश का न्यूनतम संभव मान है, इन्होंने क्या बात बताई? आवेश का न्यूनतम संभव मान, आवेश का न्यूनतम संभव मान है, न्यूनतम जो संभव मान है, न्यूनतम संभव जो मान है वो क्या है? E के बराबर है। और उस E का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। ये होता है हमारे पास में 19 कूलाम होता है। और याद रखिएगा बच्चों, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम को ही क्या कहते हैं? आवेश का एक क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश का एक क्वांटा कहते हैं। आवेश का एक क्वांटा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा,
अब क्या है इस बात को समझिएगा। देखो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, एक एक मीनिंग का अर्थ समझिएगा। वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो इसका सुझाव तो दिया था किसने, माइकल फैराडे ने, लेकिन प्रायोगिक सत्यापन किसने किया था, मिलिकन ने किया था। किसने किया था, मिलिकन ने। इसके लिए एक प्रयोग किया था, तेल बूंद प्रयोग। उस प्रयोग द्वारा ही बच्चों इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की गई थी, और इसी प्रयोग द्वारा यह बात स्पष्ट हो गई कि अगर कोई भी वस्तु पर अगर न्यूनतम आवेश अगर पॉसिबल हो सकता है, तो वो न्यूनतम संभव मान, आवेश का वो न्यूनतम संभव मान ये हो सकता है। और बच्चों इसे ही क्या कहा गया, आवेश का एक क्वांटा कहा गया। क्या कहा गया, आवेश का एक क्वांटा कहा गया। तो आपने एक बात समझ ली, आवेश का एक क्वांटा का मान ये होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है। यह बात आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आवेश के क्वांटा का मान क्या होता है, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आवेश का न्यूनतम संभव मान क्या होता है। क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा, क्वांटीकरण का मतलब क्या है। क्वांटीकरण का मतलब यह है, अगर आवेश का कभी आदान प्रदान हो, अगर आवेश का कभी आदान प्रदान हो, तो हमेशा आवेश का आदान प्रदान एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है, एक पूर्ण गुणज संख्या के रूप में होता है, या मैं कहूं और वो पूर्ण गुणज इसकी होती है, इस ई की पूर्ण गुणज होती है। या फिर मैं कहूं, जैसे आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं मैं, जैसे मेरे पास में एक कांच की छड़ है। क्या है, कांच की छड़ है। और जब इस कांच की छड़ को मैं रेशम के कपड़े के साथ में क्या कराता हूं बच्चों, घर्षण करवाता हूं, तो आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको यह पता है कि इलेक्ट्रॉन है ना, वो कांच की छड़ से किसमें जाते हैं, रेशम के कपड़े पर जाते हैं। इसलिए रेशम का कपड़ा तो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, और कांच की छड़ होती है वो क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, जब मैं कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ घर्षण करवाता हूं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है ना, वो पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन का होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, या 3 का होगा, या 4 का होगा, 5 का होगा, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ऐसे नहीं होता कि आधे इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। अरे आधा भी कोई इलेक्ट्रॉन होता है क्या, नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के चौथे पार्ट का ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण हो गया, ऐसा नहीं होता है बच्चों। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट बात यही है कि जो हमारे आवेश का क्वांटीकरण का मतलब यही है कि आवेश का जो विद्युत आवेश का जो आदान प्रदान होता है, वह सदैव इलेक्ट्रॉन के, या मैं कहूं इस ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। और इस ई का मान बच्चों 8.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ना तो प्लस का है, ना मतलब ये प्लस का ही है, माइनस का नहीं है। इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में हम -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम लिखते हैं, और प्रोटॉन के संबंध में प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम रखते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा कि विद्युत आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है। हमारे पास में आता है, क्या आता है कि विद्युत आवेश का आदान प्रदान, विद्युत आवेश का आदान प्रदान सदैव ई के, ई मतलब हमारे पास में चार्ज है, ई के पूर्ण गुणज के रूप में, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अब आपको पता है आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा, तो यहां पर मैं ई नेगेटिव भी लिख सकता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि विद्युत आवेश का आदान प्रदान सदैव इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इस बात को याद रखिएगा। इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, इसे ही
वैद्युत आवेश का क्या कहते हैं? क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटीकरण कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, तो मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि किसी भी वस्तु पर आवेश Q है, अगर Q आवेश है तो वो जो Q आवेश है वो हमेशा N इंटू E का क्या होगा? गुणज होगा। तो मैंने कहा कि वहां पर जो अरे ये मान के चलो ये कोई वस्तु है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपको रोटी खानी है तो या आप 1 खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ, लेकिन रोटी के अंदर तो ऐसा हो सकता है हम एक रोटी को आधी करके भी खा सकते हैं। समझ गए ना? हम आधी रोटी भी खा सकते हैं, टुकड़े रोटी का टुकड़ा करके खा सकते हैं। वैसे रोटी तो एक होती है, लेकिन हमारे पास में ऑप्शन है कि हम जरूरी नहीं है एक रोटी खाए, आधी भी करके खा सकते हैं। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, तो या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तो वो आदान प्रदान हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है, या मैं कहूं सतत न होकर के विभक्त होता है। जैसे 1 जा सकता है, 2 जा सकता है, 3 जा सकता है। ऐसा नहीं कि 1.3 इलेक्ट्रॉन चले गए, 1.3 इलेक्ट्रॉन चले गए, 7.2 इलेक्ट्रॉन चले गए, नहीं। अरे इलेक्ट्रॉन को आधा किया जा सकता है क्या? नहीं। तो ये बात थोड़ी सी याद रखना, ठीक है ना? तो यहां पर मैं कह सकता हूं क्या कि यहां पर जो हमारे पास में Q इक्वल क्या होता है? Ne। अब बच्चों यहां पर एक बात ध्यान से समझिएगा, यहां पर ये यही है कि किसी भी वस्तु के अंदर जो कुल आवेश होता है वो E, ये हमारे पास में E हो गया, इसका पूर्ण गुणज है। अरे N का मतलब हमारे पास में क्या हो सकती है? संख्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन 1 का मान 1.2, 3.2, 2.7 पॉइंटों में नहीं हो सकती रे, हाफ थोड़ी हो सकते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, यहां पर हमारे पास में यहां E का मान क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम है। इसे क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटा बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं रे? आवेश का क्वांटा। याद रखिएगा, आवेश का क्वांटा। और यहां पर N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है हमारे पास में। तो ये जो संख्या जो स्थानांतरित होती है ना, वो हमेशा याद रखिएगा, ये जो संख्या होगी वह +-1 होगी, +-2 होगी, +-3 होगी। लेकिन याद रखिएगा, कभी पॉइंटों के अंदर ये नहीं हो सकती। इस बात को याद रखिएगा। इसी को मैं ये भी बोल सकता हूं, मिलीकर ने यह भी बताया कि आवेश का न्यूनतम संभव मान E का मतलब, या मैं कहूं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, जिसे आवेश का क्वांटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वांटा कहा जाता है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? तो यहां से हमारे पास में एक क्वेश्चन और आ गया कि आवेश का न्यूनतम संभव मान क्या है। तो आप बता सकते हो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। इसे क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटा कहते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। अब याद रखिएगा, इसका नाम आवेश का क्वांटीकरण क्यों पड़ा या क्वांटा क्यों पड़ा? तो ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई हमारे पास में कोई भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि है, उसका आदान प्रदान बिल्कुल कंटिन्यूअस न होकर विविक्त रूप से होता है, असतत रूप से होता है, या मैं कहूं सतत न होकर असतत रूप से होता है। जैसे एक तो डायरेक्टली ऐसे जा रही थी, ये सभी ऐसे कैसे जा रहे हैं? ऐसे कैसे जा रहे हैं? पूरा का पूरा एक ऐसे जाए,
1 2 3 ऐसे ऐसे, 1 1 ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखो विविक्त बिल्कुल लगातार नहीं जा रहे, एक के बाद एक। तो ये एक क्या है, ये क्या है, एक आवेश का क्वांटा, और इस पर जो मान न्यूनतम संभव मान है वो कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपने बारिश देखी है तो बारिश की बूंद आसमान से पृथ्वी तक सीधी एक नहीं होती है, वो बीच में गैप होता है, टुकड़ा होता है, 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद, वो क्या है, असतत है। वैसे ही आवेश का क्या होता है, वितरण होता है, याद रखिएगा। इसे ही क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आवेश का आदान प्रदान सतत न होकर के विविक्त होता है तो याद रखिएगा उस भौतिक राशि की प्रकृति क्या मानी जाती है, क्वांटिक अर्थ मानी जाती है। और उस जो न्यूनतम संभव मान जिसका आदान प्रदान हो सकता है, उस न्यूनतम संभव मान को क्या कहा जाता है, क्वांटा कहा जाता है। और आवेश के संदर्भ में क्वांटा ये है हमारे पास में। तो यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आवेश के क्वांटाकरण का मान क्या होता है, क्वांटीकरण का सुझाव किसने दिया, तो ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा देखो ये 3 हमारे इंपोर्टेंट गुण हैं। इसके अलावा हमारे पास में और भी वैद्युत आवेश के गुण होते हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं। ध्यान से समझिएगा, एक एक गुणों के बारे में ध्यान से समझिएगा, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन फिर भी हम एक बार और अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा वो कौन कौन से गुण हैं। इसके अलावा चौथा गुण हमारे पास में क्या हो सकता है, हमारे पास में हो सकता है कि आवेश होती है ना, आवेश, आवेश एक क्या है बच्चों, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है जिसका केवल परिमाण होता है, जिसका केवल क्या होता है, परिमाण होता है, जिसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इसलिए आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। उसके अलावा हम क्या बात कर सकते हैं, उसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि समान आवेश, समान आवेश, आपको पता है जो समान आवेश होते हैं, समान कह दूं या मैं सजातीय आवेश कह दूं, सजातीय आवेश आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। अरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। जबकि असमान आवेश, असमान आवेश या मैं कहूं विजातीय आवेश, या मैं कहूं विजातीय आवेश मतलब विपरीत प्रकृति के आवेश आपस में क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं बच्चों, आकर्षण करते हैं, या आकर्षण करते हैं या आकर्षित करते हैं। अच्छे से पता है अगर हमारे पास में क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो याद रखिएगा बच्चों ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव प्रतिकर्षित, पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षण, इनके बीच में क्या होगा, यहां पर प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर हमारे पास में क्या है, असमान आवेश है, क्या है, असमान आवेश है, तो असमान आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये जाएगा इसकी तरफ, ये जाएगा इसकी तरफ, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। सॉरी यहां पर ये नेगेटिव एक, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा और कौन सा गुण है, याद रखिएगा आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंध रखता है। अच्छा गुण है, आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंध रखता है। आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंध होता है। मतलब आवेश का रिलेशन हमेशा द्रव्यमान से होता है। अर्थात मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, अर्थात आवेश का द्रव्यमान के बिना, बढ़िया क्वेश्चन है, आवेश का द्रव्यमान के बिना अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन बच्चों द्रव्यमान का आवेश के बिना, द्रव्यमान का आवेश के बिना अस्तित्व होता है,
होता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आवेश होगा तो याद रखिएगा द्रव्यमान जरूर होगा, और अगर आवेश नहीं होगा तो द्रव्यमान, ध्यान से समझिएगा, आवेश किससे संबंधित रखता है? द्रव्यमान से। आवेश की तुलना किस अदिश राशि से की जाती है? तो बच्चों याद रखिएगा द्रव्यमान से की जाती है, और आवेश का द्रव्यमान के बिना अस्तित्व नहीं है। अगर द्रव्यमान नहीं होगा तो आवेश भी नहीं होगा, इसका मतलब ये है। लेकिन इसका विपरीत सत्य है, द्रव्यमान का तो आवेश के बिना अस्तित्व हो सकता है, द्रव्यमान का आवेश के बिना अस्तित्व हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं फोटोन कण। बच्चों ये फोटोन कण है ना, वो प्रकाश में होता है, और फोटोन का द्रव्यमान, मैं कहूं फोटोन का विराम द्रव्यमान, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 0। और फोटोन पर जो आवेश होता है वो भी क्या होता है? 0। जब फोटोन का द्रव्यमान ही 0 है तो आवेश तो होगा ही नहीं। क्यों? आवेश द्रव्यमान के बिना अस्तित्व ही नहीं है। तो जब द्रव्यमान ही 0 है तो आवेश भी 0 होगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम न्यूट्रॉन का। ये न्यूट्रॉन ये क्लियर करता है कि द्रव्यमान का आवेश के बिना अस्तित्व होता है। अब देखो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है बच्चों? न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों होता है। अरे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो होता है ना, याद रखिएगा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अरे कुछ तो द्रव्यमान होता है ना, कितना होता है बच्चों? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.674 इंटू 10 की पावर हमारे पास में 27 क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं आवेश हो। लेकिन याद रखिएगा अगर द्रव्यमान ही नहीं होगा तो आवेश भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है, समझ रहे हो ना? अगर आवेश है तो इसका मतलब द्रव्यमान भी होगा। लेकिन अगर याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अगर द्रव्यमान ही नहीं है तो आवेश नहीं होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि द्रव्यमान हो तो आवेश हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान आवेश के बिना अस्तित्व में होता है। इसके अलावा मैं एक गुण के बारे में और बात करता हूं, और वो गुण हमारे पास में क्या आता है? वो ये आता है कि बच्चों अगर स्थिर आवेश है तो आपको पता है वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ई वेक्टर उत्पन्न करता है। याद रखिएगा हमेशा स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ई वेक्टर उत्पन्न करता है। और अगर आवेश कैसा है? गतिशील आवेश है। कैसा आवेश है? गतिशील आवेश है। तो गतिशील आवेश है तो वह विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर वो आवेश v क्या है? एक समान वेग से है। अगर गतिशील भी कैसा है? एक समान वेग से है, एक समान वेग से है। और अगर याद रखिएगा अगर वो आवेश असमान वेग से गतिशील है, असमान वेग से v, एक समान वेग का मतलब है यहां पर v क्या है? कांस्टेंट है। और असमान वेग का मतलब यहां पर v क्या है? कांस्टेंट नहीं है, चेंज होता रहता है। असमान वेग से गतिशील आवेश है तो याद रखिएगा वह विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और साथ में ईएमआर का मतलब यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तरंग वेव। तो यह विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करेगा। क्योंकि असमान वेग है तो त्वरण उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, और विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। याद रखिएगा इस बात को। इसके अलावा बच्चों याद रखिएगा
हमारे पास में और कौन सी बातें हैं, याद रखिएगा हमारे पास में एक लास्ट गुण आता है, 8वां गुण, कि किसी भी कण पर आवेश होता है। याद रखिएगा, किसी भी कण पर उपस्थित आवेश उस वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि विद्युत आवेश निर्देश तंत्र से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अर्थात मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि विद्युत आवेश निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है। क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बच्चों, हमारे पास में कोई दो वस्तुएं हैं, आप ये चलो एक ही वस्तु है, ये वस्तु है, इस पर 5 कूलाम आवेश है। कब, जब ये स्थिर है 5 कूलाम आवेश है, जब ये गतिशील कर रही है तो भी 5 कूलाम आवेश ही रहेगा। मतलब ये जो आवेश का मान है ना, आवेश का परिमाण है, वो इस वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। अगर ये स्थिर अवस्था में 5 कूलाम आवेश है तो गतिशील अवस्था में भी 5 कूलाम आवेश ही होगा। इसका मतलब यह है कि विद्युत आवेश निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है। निर्देश तंत्र मतलब जिसमें एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन में कहीं भी गति करवाओ, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे बिल्कुल स्वतंत्र है। समझ रहे हो ना? तो मैंने बता दिया, किसी भी कण पर उपस्थित आवेश उस वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। तो मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट बना सकता हूं, और वह क्या बना सकता हूं कि जितना आवेश का मान रेस्ट या स्थिर अवस्था में, कौन सी अवस्था में, स्थिर अवस्था में जितना आवेश का मान होता है उतना ही मान गतिशील अवस्था में होगा। मतलब अगर हम गति करवाते हैं तो आवेश के परिमाण पर कहीं कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आज आवेश के गुण इस क्लास के अंदर अच्छे से कंप्लीट कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।